नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। कल्पना कीजिए, यदि आप एक सुबह सोकर उठें और आपको पता लगे कि जिस नवन्ना भवन से पिछले 14 वर्षों से पश्चिमी बंगाल का शासन संचालित हो रहा था, वह सत्ता का केंद्र ही बदल गया है। आपको यह सूचना मिले कि प्रत्येक सरकारी दस्तावेज पर अंकित राज्य का आधिकारिक लोगो अब अतीत का हिस्सा बन चुका है और संभवतः सबसे बड़ा नीतिगत प्रहार हाईकोर्ट के ही निर्णय को लागू करके 77 समुदायों का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, इसी माह पश्चिम बंगाल में मात्र सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं हुआ, अपितु एक व्यापक राजनीतिक भूकंप की स्थिति बनी हुई है। मई 2026 की इस भीषण गर्मी में बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने ऐसे साहसिक निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना संभवतः विपक्ष ने भी नहीं की थी। सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका को वापस ले लिया, जिसने 77 समुदायों के ओबीसी दर्जे को असंवैधानिक घोषित किया था। खास तथ्य यह है कि इनमें से अधिकांश जातियां वर्ग विशेष से संबंधित हैं। किंतु यह तो मात्र शुरुआत है। आरजीकर हॉस्पिटल प्रकरण के दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। हावड़ा में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को लेकर ऐसी कूटनीतिक चाल चली गई है जिसने तृणमूल कांग्रेस के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी भी प्रकार की सही चर्चा ना करते हुए इन निर्णयों की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। यदि आप बंगाल की इस नई पटकथा को विस्तार से समझना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट तक बने रहिए मेरे साथ। आइए अब सबसे पहले उस विषय का विश्लेषण करते हैं जिसने बंगाल के सामाजिक और जनसांख्यिकीय गणित को प्रभावित किया है। 15 मई 2026 के आसपास राज्य सरकार ने अत्यंत गोपनीयता के साथ सर्वोच्च न्यायालय से ममता सरकार द्वारा दायर वह याचिका वापस ले ली जो आरक्षण के पक्ष में शीर्ष कोर्ट में थी। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो कोलकाता उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिया था कि 77 जातियों को प्रदान किया गया ओबीसी कोटा असंवैधानिक है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 42 जातियों को 2011 से पूर्व वामपंथियों द्वारा और शेष 35 को ममता बनर्जी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि इन लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा भाग समुदाय विशेष से था। अब इस रणनीति को समझने का प्रयास कीजिए। भाजपा का तर्क बहुत स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मात्र वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए बिना किसी व्यापक सर्वेक्षण के इन जातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया। उनका संकल्प है कि वे वास्तविक और मूल ओबीसी श्रेणियों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इस निर्णय से टीएमसी और वामपंथी दल अत्यंत आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि यह कदम बंगाल के 27% समुदाय विशेष के मतदाताओं को लक्ष्य बनाने और उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए उठाया गया कदम है। हमारा मानना है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इस एक निर्णय के माध्यम से भाजपा ने प्रदेश और देश के अपने आधारभूत मतदाताओं को यह संदेश दे दिया है कि वह अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है। तथापि इसका दूसरा पक्ष यह है कि बंगाल की राजनीति अब पूर्णतः ध्रुवीकृत हो चुकी है। प्रतीकों की राजनीति में स्थान परिवर्तन का बहुत महत्व होता है। ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता का केंद्र हुगली नदी के पार नवन्ना को बनाया था, जो उनके 14 वर्ष के शासन का प्रतीक था। किंतु नई सरकार ने इस विरासत को बदलते हुए पुनः राइटर्स बिल्डिंग को शासन का केंद्र घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस के विश्वा बांग्ला के स्थान पर एक नया सरकारी लोगो भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अशोक स्तंभ मौजूद है। यह केवल भवनों का परिवर्तन नहीं है, अपितु एक सांकेतिक राजनीति है। राइटर्स बिल्डिंग बंगाल के उस स्वर्ण काल की स्मृति है जब कोलकाता संपूर्ण भारत की प्रशासनिक राजधानी हुआ करता था। इस कदम से भाजपा टीएमसी के द्वारा निर्मित विरासत के स्थान पर बंगाल को उसकी पुरानी ऐतिहासिक और गौरवशाली पहचान से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब चर्चा करते हैं उस योगी स्टाइल प्रत्यक्ष कार्रवाई की।
जिसे वर्तमान समय में मतदाता अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। हावड़ा स्टेशन जो देश के सबसे व्यस्तम केंद्रों में से एक है, वहाँ दशकों से व्याप्त अवैध कब्जों पर इस सरकार ने बिना किसी संकोच के बुलडोजर चला दिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने जहाँ वोट बैंक के भय से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं दिखाई, वहीं वर्तमान प्रशासन ने इसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी शुद्धिकरण जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रकरण में जिन पुलिस अधिकारियों पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या कर्तव्य में शिथिलता बरतने के आरोप थे, उन्हें निलंबित करने की प्रक्रिया तीव्र कर दी गई है। हालांकि विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति की संज्ञा दे रहा है, किंतु सामान्य जनमानस में इसे कानून के शासन की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जा रहा है और इस बात का बहुत महत्व है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि क्या नई सरकार ममता बनर्जी की अत्यंत लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं को बंद कर देगी? यदि शुभेंदु सरकार ऐसा करती तो व्यापक जनाक्रोश की संभावना थी, किंतु यहां सरकार ने एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला दिया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी निर्धन वर्ग की लाभकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लार युवा साथी योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 1500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही है। छात्राओं के लिए कॉलेज प्रवेश पर 50,000 रुपये की नकद सहायता और उत्तर बंगाल में नए आईआईटी एवं आईआईएम की स्थापना जैसे वादे सीधे तौर पर युवाओं को आकर्षित और संतुष्ट करने का प्रयास है। भाजपा भलीभांति जानती है कि महिलाएं और युवा ममता बनर्जी की शक्ति थे और अब शुभेंदु सरकार इसी आधार को अपने पक्ष में करने हेतु प्रयासरत है। बंगाल में वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि बंगाल का पुनर्निर्माण है। एक और तुष्टीकरण के विमर्श को समाप्त करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निर्धन वर्ग का विश्वास जीतने की रणनीति है। किंतु सवाल अब भी जवाब के इंतजार में है। क्या ये आमूल आचूल परिवर्तन बंगाल को पुनः सोनार बांग्ला की ओर ले जाएंगे, या फिर ये भविष्य में किसी बड़े सामाजिक संघर्ष की आधारशिला रखेंगे? अब बारी आपकी। आप अपने विचार साझा करें। क्या ओबीसी सूची से 77 जातियों को अलग करना एक न्यायसंगत निर्णय था? क्या आपको लगता है कि सत्ता के केंद्र को पुनः राइटर्स बिल्डिंग ले जाना मात्र एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें और भविष्य में ऐसे ही गहन विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।